बिहार की रहने वाली हमारी एक सब्सक्राइबर अंजलि बताती हैं कि इनके घर वाले शादी के लिए काफी टाइम से एक नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहे थे। इसी बीच इनके किसी रिश्तेदार ने पुनीत नाम के एक लड़के के बारे में बताया जो पुणे में जॉब कर रहा था। अब इन दोनों की बातचीत शुरू होती है और फाइनली 2022 में अंजलि और पुनीत की शादी हो गई। अब अंजलि यहाँ पुनीत के साथ पुणे में शिफ्ट हो गई और 1 साल के बाद इनका एक बच्चा होता है जिसका नाम है हार्दिक। अब होता यह है कि अंजलि को पुणे की लाइफस्टाइल और यहाँ का वेदर काफी पसंद आ चुका था। जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी और इसी बीच एक दिन अंजलि के हस्बैंड पुनीत को एक ईमेल आता है और बाबा ये ईमेल की घंटी इन दोनों की लाइफ एक ऐसे ट्रैजेक्टरी पर लेकर जाने वाली थी जिसे सुनने के बाद हाड़ कांप जाएगा आप लोगों का। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि भाई कुछ सामने से उन चीजों को एक्सपीरियंस करे और जिंदा बच जाए। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अभी इस टाइम पर आप में से कई लोग उसी सेटअप में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। इस बेहद ही डरावनी आप बीती को अंजलि ने मेरे साथ शेयर किया है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट फिलहाल आप वीडियो में देख सकते हैं। सो गाइस, अब ये थ्रिलिंग स्टोरी आगे सुनाने से पहले मैं आपको पॉकेट ब्रोकर नाम के एक काफी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। इसका नया डिजाइन और इंटरफेस बहुत ही इमर्सिव है और इस प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके 19 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और हर मंथ लगभग $750 मिलियन की ट्रेडिंग की जाती है। अब एग्जैक्टली इसमें कमाई होती कैसे है वो एक बार समझते हैं, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। सबसे पहले मेरे कॉमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके साइन अप करो, अपनी पहली ट्रेड ओपन करो और कुछ ही मिनट्स के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। और अगर मार्केट आपके फेवर में मूव करती है तो आप अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं और ऐसे ट्रेडिंग करने में हिचक रहे हैं तो उसकी टेंशन मत लीजिए। पॉकेट ब्रोकर फ्री में $50,000 का एक डेमो अकाउंट देता है जहां आप सेम चार्ट्स और टूल्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी रियल मनी के इन्वॉल्वमेंट के। तो यहां पर आपका कोई रिस्क नहीं होगा। और जो फीचर्स पॉकेट ब्रोकर को सबसे खास बनाते हैं उसमें सबसे पहला आता है सोशल ट्रेडिंग, जहां टॉप ट्रेडर्स को फॉलो करके उनकी ट्रेड आप ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकते हैं। दूसरा ट्रेडिंग सिग्नल्स, यहां आपको रेडी टू यूज सिग्नल्स मिलते हैं जहां आप सिर्फ एक क्लिक से ट्रेड ओपन कर सकते हो। और तीसरा है इसके एडवांस इंडिकेटर्स, जहां आप मल्टीपल इंडिकेटर्स और टेक्निकल एनालिसिस टूल्स के साथ अपनी स्ट्रेटजी फ्रेम कर सकते हैं। पॉकेट ब्रोकर में रजिस्ट्रेशन भी काफी इजी है, जहां आप कुछ ही क्लिक्स में ईमेल, फेसबुक या गूगल से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और यहां मेरे व्यूअर्स के लिए काफी स्पेशल बोनस है। अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम मेरा प्रोमो कोड मरून F100 यूज करते हो तो आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर मिलेगा बोनस। और ट्रेडिंग करने के बाद जब आपको प्रॉफिट विड्रॉ करना है तो इसके लिए ई वॉलेट, बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टो करेंसी जैसे सिक्योर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और सबसे खास बात है 0% विड्रॉल फी, 24/7 कस्टमर सपोर्ट और 130 से भी ज्यादा ट्रेडिंग एसेट्स के साथ ट्रेडिंग करने का ऑप्शन, जिसमें करेंसी पेयर्स, इंडाइसेस, स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी शामिल है। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना या स्टार्ट करना चाहते हो तो कॉमेंट या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाके पॉकेट ब्रोकर ज्वाइन करो और रजिस्ट्रेशन के टाइम मेरा प्रोमो कोड मरून F100 यूज करना मत भूलना। अब चलिए कहानी में वापस आते हैं। सो गाइस, अभी इस वाली स्टोरी में हमने कुछ कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए और इसका एक बहुत बड़ा लिंक जो मैंने एक छत्तीसगढ़ टू ओडिशा ट्रिप हॉरर वीडियो अपलोड की थी उससे है। वो वीडियो मुझे हटानी पड़ी और उसके बारे में मैं वीडियो के एंड में या फिर बीच में कहीं बात करूंगा, तो सुनना ध्यान से एकदम। अब जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि अंजलि यहाँ पुनीत के साथ पुणे में शिफ्ट हो चुकी है। उनको यहाँ का हवा, यहाँ का वेदर और लाइफस्टाइल बहुत पसंद आ रहा था। अभी पुनीत एक काफी अच्छी कंपनी में एज एन इंजीनियर पोस्टेड थे और इनकी लाइफ बड़ी सही चल रही थी। अब इसी तरह टाइम आगे बढ़ता है और इनको पुणे में रहते हुए हो जाते हैं 4 साल। अब इस बीच एक दफा अंजलि, पुनीत और उनका बेटा ये तीनों बैठ के डिनर कर रहे थे, तभी पुनीत को एक ईमेल नोटिफिकेशन आता है। उस ईमेल में पुनीत को काफी अच्छे हाइक के साथ एक जॉब ऑफर मिलता है। पुनीत पिछले 6 महीने से कंपनी स्विच करने का सोच रहे थे और जब ऐसी हाइक मिली तब पुनीत ने अपनी बीवी को बताया कि भाई मैं कंपनी स्विच करूंगा। पर यह दिक्कत ये थी कि ये नौकरी पुनीत को कर्नाटका के हुबली शहर में मिल रही थी। मतलब साफ था इनको पुणे छोड़ के हुबली शिफ्ट होना पड़ेगा। अब जैसे ही अंजलि ने न्यूज सुनी वो बोलती है कि मैं पुणे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, हमारा सब कुछ इतना अच्छा सेटल है यहाँ पे, आप इधर ही कोई जॉब देख लीजिए ना। पर फिर पुनीत बोलते हैं कि तुझे क्या लगता है मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं किया होगा, इतनी मुश्किल से इतना अच्छा हाइक मिला है यार, चलना क्या दिक्कत है, वहां पे जाके सेटल हो जाएंगे। अब कमाने वाला तो यहाँ पुनीत ही था, अंजलि की इनके सामने चली नहीं। तो फाइनली ना चाहते हुए भी बिना मन के अंजलि रेडी हो जाती है पुणे से हुबली शिफ्ट होने के लिए। और यहीं से असली खेला चालू हो जाता है दोस्त। अब देखो, ज्यादातर कंपनीज की पॉलिसी ऐसी होती है कि जब एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो पहले 10-15 दिन उनको कंपनी की तरफ से होटल या फिर ऐसे सर्विस अपार्टमेंट दिया जाता है। तो पुनीत भी फैमिली को शिफ्ट कराने से पहले अकेले ही हुबली जाते हैं और वहां पर कंपनी ने 15 दिन के लिए इनको एक गेस्ट हाउस दिया हुआ था। अब इन 15 दिनों में ही पुनीत को अपने लिए घर ढूंढना था जहां पर वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ रह सके। अब ये शहर पुनीत के लिए भी नया था, ये किसी को यहाँ पर जानते नहीं थे।
तो इन्होंने सोचा कि यार जो मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं इनको ही बोल देता हूँ कि इनके नजर में अगर कोई घर होगा तो पुनीत को बताएं। अभी सीन ऐसा होता है कि ऑफिस खत्म होने के बाद पुनीत भी अक्सर घर ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते, पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ ढंग का इनको घर मिला नहीं। अभी हुबली आए हुए पुनीत को 5 दिन बीत चुके थे और छठे दिन इनको एक कॉल आता है। वो कॉल एक लेडी की थी और वो उधर से बोलती है कि आप घर ढूंढ रहे हैं क्या? पुनीत ने बोला कि जी। तब वो लेडी उधर से बोलती है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं मैं उधर ही पहले जॉब करती थी, मेरा घर खाली है, अगर आपको रहना हो तो बताइए। पुनीत ने सोचा कि मे बी मैंने ऐसे ऑफिस कलीग्स को बोल के रखा है, तो उनके रेफरेंस से मुझे एक कॉल आया है। पुनीत उस लेडी को बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप दिखा दीजिए कब देखने आना, आप बताइए। क्योंकि पुनीत भी यहाँ तो बहुत उतावले हो रहे थे ना, इनको ऐसा होता है कि हम नए शहर में जाते हैं, घर ढूंढते हैं तो सोचते हैं कि भाई जो पहले मिल रहा है तुरंत बुक करके उसको फाइनल करें। तब वो लेडी बोलती है कि आप ना ऑफिस खत्म होने के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको पिक कर लूंगा ऑफिस से और फिर मैं वो घर ले जाके दिखा दूंगी। पुनीत बोलता है कि हाँ ठीक है, डन। अब फाइनली ऑफिस खत्म होने के बाद जब पुनीत वो घर देखने गए ना, तो इनको वो घर बड़ा पसंद आ जाता है। उस घर में 2 रूम, एक हॉल, एक लॉबी और घर के सामने एक छोटा सा एरिया छोड़ा हुआ था जहां पर प्लांट्स लगे हुए थे, और फिर उसके बाद घर की बाउंड्री थी। पुनीत ने अपनी वाइफ अंजलि को भी वीडियो कॉल पे दिखाया सारा घर, और इनको बड़ा पसंद आ गया कि भाई घर बहुत अच्छा है। अब जो वो लेडी घर दिखाने आई थी वो पुनीत को बोलती है कि देखिए आपकी बीवी को भी पसंद आ गया और मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। छोटी फैमिली है, 2 रूम्स है घर में और आपके लिए सफिशिएंट है। अगर इससे ज्यादा रूम का, इससे बड़ा घर देखेंगे तो आपको बड़ा महंगा भी पड़ेगा, और ऐसा इंडिपेंडेंट घर तो इस एरिया में मिलता भी नहीं है। मुझे ऑलरेडी 2-3 कॉल्स आ चुके इस घर के लिए, वो तो आप मेरे पुराने ऑफिस में काम करने आए तो मैंने सोचा कि आपको ही दे दूं। और ये करके ना वो लेडी बार बार ऐसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी पुनीत को कि भाई कैसे भी करके ये बस डन करे और एडवांस पैसा दे दे। फिर पुनीत बोलते हैं कि अरे मैं घर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। उस लेडी ने इतनी अर्जेंसी क्रिएट कर देना पुनीत के दिमाग में कि भाई पुनीत ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। वो अपनी बीवी से बात करते हैं और बोलते हैं कि इसको डन किया जाए। उनकी बीवी बोलती है कि हाँ ठीक है, मुझे भी ये घर पसंद है बहुत। अच्छा, अभी एडवांस देने से पहले पुनीत के दिमाग में एक बात आई। वो उस लेडी से पूछते हैं कि ये घर तो काफी नया ही लग रहा है, मतलब जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है ऐसा लग रहा है कि ये घर आपने अपने लिए ही बनवाया होगा। तब वो लेडी बोलती है कि अरे नहीं, हमारा ना 2 घर है यहाँ पे, एक थोड़ा आगे जाके है तो अभी हम वहाँ रहते हैं। इस घर को हमने रेंट पे देने के पर्पज से बनवाया था। अब ये सब सुनने के बाद पुनीत फाइनली कन्विंस हो जाते हैं और उस लेडी को ये 50,000 डिपॉजिट और 10,000 एडवांस कैश देते हैं। टोटल 60,000 रुपए पुनीत ने अभी यहाँ पर घर के लिए दे दिए। अभी फाइनली ये घर डन करने के बाद पुनीत वापस आते हैं पुणे अपनी बीवी और बच्चे को ले जाने के लिए। अब जितने दिन पुनीत इधर हुबली में थे उतने टाइम इनकी जो बीवी थी ये पूरा घर का पैकिंग और रैपिंग वाला काम देख रही थी। अब फाइनली पुनीत के आते आते इनके घर का जो भी सामान था वो सब कुछ पैक हो रखा था, और इधर पुणे वापस आके पुनीत एक दिन अपना जो भी थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन का काम बचा था वो पूरा करते हैं, और अगले दिन इन लोगों ने जो इनका पूरा सामान था वो एक ट्रक में लोड करके भेज दिया हुबली के लिए। और यहाँ पुनीत, अंजलि और उनके बेटे का टिकट रात वाली बस में था। मतलब सुबह 10 से 11 बजे के आसपास ट्रक सामान लेके पुणे से हुबली के लिए निकलता है इनका, और उसी सेम डेट को रात के टाइम इनकी बस थी पुणे टू हुबली के लिए। अब रात को बस में बैठ के ये लोग अपनी हुबली की जर्नी स्टार्ट करते हैं और सुबह 4:30 बजे बस इनको ड्रॉप कर देती है। वहां से इन लोगों ने ऑटो लिया और ऑटो में बैठ के पहुंचते हैं उस नए वाले घर। इनकी ऑटो घर के सामने आके रुकती है और पुनीत अपनी वाइफ को बोलते हैं कि ये लो चाबी और जाके मेन गेट खोलो, मैं ऑटो वाले को पैसे दे के आ रहा हूँ। अभी अंजलि हाथ में चाबी लेके धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही है और फिर जाके इन्होंने लॉक खोला। अंजलि बताती हैं कि लॉक खोलने के बाद मैंने जैसे ही घर के अंदर पहला कदम रखा तो मुझे ना अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। पहले इन्होंने सोचा कि मे बी मैं बाहर से अंदर आ रही हूँ घर के, इसलिए मुझे ऐसे ठंड लग रही होगी, पर फिर ये जैसे जैसे हॉल की तरफ जाती हैं भाई वो ठंडक और ज्यादा बढ़ते जा रही है। ये बताती है कि मैंने उस टाइम घर का थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के देखा और एक ना बहुत अजीब तरीके का सन्नाटा फील हो रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कि घर के किसी कोने से कोई खड़े होके मुझे देख रहा है, ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं शायद उसके घर के अंदर घूम रही हूं। अब इस दौरान जब अंजलि घर के अंदर घूम रही थी तभी ना उनकी नजर हॉल की सीलिंग पे पड़ती है। भाई वो देखती हैं कि सीलिंग के चारों कोने में ऐसे व्हाइट और ब्लैक कलर की कपड़े की पोटली बंधी हुई थी। फिर ये अपने मास्टर बेडरूम में गई, वहां पर देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद ये लास्ट में जाती हैं दूसरे वाले रूम में, वहां पर भी
इन्होंने पाया कि भाई सीलिंग के कोने कोने में ऐसे व्हाइट और ब्लैक पोटली बंधी हुई है। इसके अलावा अंजलि नोटिस करती है कि जिस जगह पर पंखा टंगता है ना, वहां पे जैसे किसी ने ऐसे हथौड़ा मार मार के फोड़ दिया हो। मतलब उस पंखा टांगने वाली जगह को ऐसा डैमेज कर दिया गया था कि वहां से कोई फैन हैंग ना हो सके। अंजलि को देख के बड़ा अजीब लगा कि भाई इतने अच्छे फर्निश्ड घर में ये सब ऐसे तोड़ फोड़ क्यों किया गया है। अब जब पुनीत घर के अंदर आए तो इन्होंने पुनीत को बताया कि यार अभी मैं घर के अंदर आई तो ऐसे एकदम ठंडा सा लगा मुझे, और उधर देखो ना कोने में ऐसे पोटली बंधी हुई है, पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा है। तब पुनीत बोलते हैं कि अरे हर जगह अपना रीति रिवाज अलग होता है, इन्होंने कुछ पूजा की होगी अपने यहाँ के हिसाब से, इतना टेंशन मत लो। अब जैसे ही पुनीत ने लाइन बोली, भाई अंजलि को भी लगता है कि मे भी होता होगा ऐसा कुछ। अब ये लोग ऐसे ही बहुत ज्यादा थके हुए थे। अब जो ये लोग थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेके आए थे उसको इन्होंने साइड में रखा, और जो इनका मास्टर बेडरूम था वहीं जमीन पर ऐसे चादर बिछा के ये लोग आराम करने लगे, क्योंकि इनका सामान तो ट्रक में लोडेड है ना, ये नेक्स्ट डे पहुंचने वाला है। अब उस रात ये मियाँ बीबी बच्चे तीनों बहुत आराम से सोते हैं, और अगली सुबह उठने के बाद पुनीत बाहर जाते हैं इनके लिए नाश्ता लेके आने। चाय नाश्ता ये लेकर आते हैं, ये सब लोग बैठ के खा रहे थे, और इसी बीच पुनीत को एक कॉल आता है। ये कॉल इनके ट्रक ड्राइवर का था जो सामान लेके आ रहा था पुणे से हुबली। वो बोलता है कि भैया हमारी ना ट्रक खराब हो गई है तो आज हम नहीं पहुंच पाएंगे हुबली, सामान जो है आपका कल आएगा। अब पुनीत क्या ही करते, बोलते हैं कि ठीक है भाई तुम लोग देखो अपने हिसाब से। अब उस ट्रक वाले के साथ ये बात खत्म होने के बाद अंजलि बोलती है कि यार पुनीत मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, इस घर में जब से मैंने कदम रखा है बड़ा अनईजी सा फील हो रहा है मुझे। तब पुनीत बोलते हैं कि तुम्हारा तो पुणे से आने का मन नहीं था ना, इसलिए तुम ये सब नाटक कर रही हो, और घर भी ऐसे खाली खाली सा है, कुछ दिन लगेगा एडजस्ट हो जाओगे, इतना परेशान मत हो। तब अंजलि ने भी सोचा कि मे भी ऐसा हो सकता है, पुणे मेरा मन लग गया था और अभी मैं इधर आ रही हूँ तो ऐसे खाली खाली सा है, तो इसकी वजह से मेरे दिमाग में ये सब अपने से बिल्डअप हो रहा है। अंजलि यहाँ इन सब लॉजिक से अपने दिमाग को मनाने की कोशिश करती है। उस दिन पुनीत के ऑफिस की छुट्टी थी तो ये तीनों लोग अपना ऐसे घर पे आराम करके ही बिताते हैं, और फिर रात को खाना वाना खा के ये लोग आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे जो ट्रक वाला था वो सामान लेके इनके घर के सामने आके खड़ा हो जाता है। ये लोग यहाँ सारा सामान घर के अंदर शिफ्ट कराते हैं, और पुनीत अपनी बीवी को बोलता है कि मुझे ना ऑफिस में कुछ काम है तो मैं शाम तक वापस आऊंगा, तुम तब तक ऐसे किचन वगैरह अरेंज कर लो ताकि हम लोग घर पे खाना बना सके। अंजलि यहाँ बोलती है कि ठीक है। पुनीत नहा धो के तैयार होते हैं और उसके बाद ये ऑफिस के लिए निकल गए। अभी घर में है अंजलि और उनका 3 साल का एक बेटा। अभी अंजलि लिखती है ईमेल में कि पुनीत के जाने के बाद मैं ना किचन में ऐसे सामान अरेंज करने लगी, पर ऐसा लग रहा था ना कि कोई चाहता नहीं है कि अंजलि यहाँ सामान अरेंज करे। ये एक शेल्फ पे डब्बा लगाती, उसके बाद फिर जब ये मुड़ती दूसरा डब्बा उठाने के लिए तो ये पाती कि भाई शेल्फ से डब्बा अपने आप नीचे गिर गया है। अब इसी तरीके से ये प्लेट और थाली किचन के स्लैब पे रख के अरेंज कर रही थी, और ऐसा होता ना कि ये एक थाली और प्लेट को अरेंज करती तो दूसरा इधर से नीचे गिर जाता। अब जैसे तैसे करके जो काम 10 मिनट में हो जाना चाहिए था उसमें लग जाते इनको 1 घंटे से ज्यादा। अब फाइनली इधर चीजें अरेंज होती हैं और अंजलि सोचती है कि भाई फ्रिज को प्लग में लगा के इसे ऑन कर देती हूँ थोड़ी देर। और भाई जैसे इन्होंने फ्रिज को प्लग करके स्विच ऑन किया ना, भाई इनका फ्रिज जमीन से 1 हाथ ऊपर उठ जाता है, और फ्रिज के अंदर से ऐसी आवाज आने लगी जैसे जनरेटर चल रहा। भाई ये मंजर देख के अंजलि एकदम डर से कांपने लगती है, इनके पसीने छूट रहे थे, और तभी इनको याद आता है कि भाई इनका बेटा कमरे के अंदर अकेले है। ये भाग के जाते हैं अपने बेटे के पास देखने के लिए कि भाई ये ठीक तो है ना। ये देखती हैं कि इनका बेटा जमीन पे बैठ के खेल रहा था। ये अपने बेटे को पास लेती हैं और फिर वापस किचन में जाती हैं, और जब ये वापस आती हैं तो देखती हैं कि फ्रिज वैसे ही जमीन पे पड़ा हुआ है और अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें से। अंजलि लिखती हैं कि वो सीन मेरे लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग था कि मैं कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूं, ये क्या लॉजिक है, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं किसी को। अब जब पुनीत ऑफिस से वापस लौटे तो भाई अंजलि ने सारी बात बताई, पर पुनीत यहाँ कहाँ मानने वाले थे भाई। इनको तो अभी भी ये लग रहा था कि अंजलि का पुणे से आने का मन नहीं था, और जब मैं ऐसे जबरदस्ती लेके आया तो ये सब ड्रामा कर रही है कि भाई हम वापस से पुणे चले जाएं। अंजलि बताती हैं कि अब डेली बेसिस पे ऐसी छोटी छोटी अजीब सी चीजें होने लगी। जैसे पुनीत के जाने के बाद ये कमरे में अपने बच्चे के साथ लेटी रहती तो भाई कोई बेल बजा देता बाहर से, जाके दरवाजा खोलती तो कोई भी नहीं होता। अब इसके साथ इनके कमरे में जो ट्यूबलाइट लगी हुई थी वो भी 24 आवर्स फ्लिकर करती, मतलब जब भी वो स्विच ऑन करती ना तो ऐसे फ्लिकर ही होते रहता। इसके अलावा अंजलि लिखती हैं कि दूसरे वाले कमरे की एक और लाइट थी, उसे जब मैं ऑन करती तो वो कभी बंद होता, कभी जल जाता, कभी बंद होता, कभी जल जाता। और फिर इन्होंने बोला कि यार क्या मुसीबत है।
आते ही घर की लाइट खराब हो गई। ये बात अंजलि ने रात के टाइम बोली थी, और जब अगली सुबह उठ के ये दोबारा से वो लाइट ऑन करने जाती है तो भाई वो लाइट आराम से ऑन हो जाती, कोई फ्लिकर, कोई ऑफ ऑन ये सब नहीं होता। अब पता है ये सारे मिक्सड चीजें इस तरीके से हो रही थी ना कि जैसे कोई अंजलि के दिमाग के साथ खेलना चाहता हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई प्लानिंग के साथ ये सारी चीजें कर रहा है जिससे अंजलि का जो मेंटल स्टेट है वो खराब हो जाए और वो ये घर छोड़ के चली जाए। और भाई आगे जो जो इन लोगों ने फेस किया मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए लिटरली। अभी अंजलि बताती हैं कि एक सुबह पुनीत ऐसे नहा धो के सुबह ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए थे। मैं और मेरा बेटा अकेले थे घर में। इनका बेटा जो वो मास्टर बेडरूम है उसमें खेल रहा था, और यहाँ अंजलि किचन में खड़े होके कुछ खाना बना रही थी। अभी अंजलि फ्रिज खोल के उसमें से दूध का पतीला निकालती है और वो पतीला वो रखती है गैस के ऊपर। जैसे उन्होंने रखा ना भाई, जो इनके किचन की खिड़की थी वो एकदम जोर से बैंग होती है। इनकी खिड़की खुली हुई थी और ऐसा लगा कि किसी ने उसे बहुत गुस्से में बंद किया। अंजलि यहाँ एक टक खिड़की की ओर देख रही है और इनको ऐसा एहसास हुआ ना कि खिड़की के पास जो किचन का स्लैब है वहां स्लैब के ऊपर कोई बैठा हुआ है और बैठ के एक टक अंजलि की ओर देखे जा रहा था। ऐसा होता है ना कि हमें कोई दूर से देख रहा होता है तो हमें एहसास हो जाता है कि भाई आई एम बीइंग वॉच्ड। वैसे ही अंजलि को भी यहाँ लगा, इसे सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है पर ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई किचन के स्लैब पे बैठ के इनको लगातार कोई घूर रहा था। अंजलि यहाँ हिम्मत करके विंडो बंद करती है और जो उसका लॉक था वो लगा देती है। अब यहाँ खाना बनाने के बाद फाइनली ये नहा धो के पूजा करने जाती हैं। अब यहाँ अंजलि आगे बताती हैं कि उस सुबह पूजा की आरती लेके ये पूरे घर में दिखा रही थी, और फिर जब ये उस कमरे में पहुंची ना जिसकी सीलिंग टूटी हुई थी, तो जैसे ही वो कमरा खोल के ये आरती लेके अंदर घुसती हैं तो इनको ऐसा लगता है कि भाई कोई बड़ा सा हवा का झोंका इनको अंदर आने से रोक रहा है। मतलब ये सामने से ऐसे फोर्स फील कर पा रही थी कि भाई कोई ऐसे फोर्स कर रहा है कि अंदर मत आ। और इसी भी जो पूजा की आरती है वो बुझ जाती है। अंजलि बिना कुछ रिएक्ट किए उस कमरे का गेट लॉक करती है और फिर वापस आके अपने बेटे के पास बैठ जाती। और भाई पता है ये सब कुछ उस घर में शिफ्ट होने के 1 वीक के अंदर ही हो चुका था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, इतनी स्टोरी हमें आती हैं, अगर ये सारे अर्ली साइंस, अर्ली वार्निंग्स आपको मिल रही हैं, आपके बीवी या आपके हस्बैंड या आपका बच्चा आपको कंप्लेन कर रहा है कि हम ऐसा ऐसा महसूस कर रहे हैं इस घर में, तो उसको नेग्लेक्ट मत करना भाई, मत करना। उस पर आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अंजलि लिखती है कि अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था ना, मेरे और पुनीत के बीच बहुत अनबन शुरू हो गई। आए दिन हमारी लड़ाई होती, मैं उनसे बोलती कि मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हूँ। पुनीत इस बात का ट्रस्ट नहीं करते। घर में जो भी खाना बन रहा था वो सब डस्टबिन में जाता। इनकी इतनी लड़ाई होने लगी कि भाई ये लोग साथ में बैठ के खाते भी नहीं थे। अब टाइम के साथ अंजलि की तबीयत बिगड़ने लगी और ना इनका सर बड़ा भारी भारी सा रहने लगा था। ये पुनीत को बोलती है कि यार जब भी मैं घर के बाहर जाती हूँ ना तो मेरा सर थोड़ा हल्का लगता है, नॉर्मल फील होता है मुझे, पर जैसे ही मैं दोबारा से घर के अंदर आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर कुछ बहुत भारी सा सामान रख दिया किसी ने। पर भाई यहाँ पुनीत को तो इनकी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगातार जो है इनके बीच क्लैशेस होने लगे, लगातार लड़ाइयाँ बढ़ रही थी, और इन सब में सफर कौन कर रहा था? उनका बच्चा। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपके घर में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है तो उसे इग्नोर ना करें, अपने पार्टनर की बात सुना करो भाई। ऐसा जरूरी नहीं कि जो एनर्जी एक बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है वो सेम एनर्जी कोई दूसरा भी एक्सपीरियंस कर सके। अब जितनी मैंने और मेरी टीम ने स्टोरीज पढ़ी हैं उसमें एक बहुत कॉमन फैक्टर हमने फाइंड किया है कि सपोज कोई एंटिटी है और 2 बंदे खड़े हैं उसके सामने, तो ऐसा होता है कि एक बंदे को दिखाई देगी, एक बंदे को दिखाई नहीं देगी। अब जिस बंदे को दिख रही है वो तो भाई बोलेगा ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, इस तरीके से हो रहा है, और दूसरे को नहीं दिख रहा है तो भाई वो कैसे मानेगा इस बात को। तो हमारी सलाह ये है कि भाई अपने पार्टनर की बात सुनो, उस पर अमल करो और उसके अकॉर्डिंग भाई एक्शन जरूर लो। अब इसी बीच एक दोपहर पुनीत का ऑफिस जाने के बाद जब अंजलि का सर बहुत ज्यादा ही भारी लग रहा था तो ना ये घर से बाहर निकल के जो इनके घर की बाउंड्री थी वहां पे जाके खड़ी हो जाती है। अभी इनके घर के ठीक सामने एक दूसरा घर था और यहाँ अंजलि देखती है कि उस घर से एक आंटी इनको लगातार देखे जा रही है। वो वहां से अंजलि को बोलने की कोशिश कर रही थी कि 3 टाइम पूजा करो, सुबह दोपहर शाम। अब उनको हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती थी पर ऐसी टूटी फूटी हिंदी में अंजलि से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। अंजलि ने पूछा कि क्यों आंटी? तब वो उधर से बोलती है कि बस करो, और ऐसा बोल के आंटी घर के अंदर चली गई। अंजलि बताती हैं कि इस टाइम पर जो इनके घर के आसपास की लेडीज थी
वो अंजलि से बात नहीं करती। वो लोग आपस में अपने ऐसे बात करती, वॉक करती साथ में, पर अंजलि से कोई इंटरेक्ट नहीं करता। बस जो वो घर के सामने आंटी थी वहीं कभी कभार अंजलि से बात कर लिया करती। पर ना यहाँ एक बहुत अजीब सी चीज होती है। अंजलि जब भी आंटी को बोलती कि आंटी आइए घर के अंदर बैठिए, थोड़ा साथ में चाय वगैरह पीते हैं, तो वो आंटी एकदम साफ साफ मना कर देती कि मैं नहीं आऊंगी अंदर, तुम मेरे घर आ जाओ। अब ये सब जो बिहेवियर था आंटी का, इससे अंजलि थोड़ा सा हर्ट तो होती, थोड़ा को बुरा लगता था कि यार ऐसे कैसे मना कर देती। पर इन्होंने कभी आंटी को फोर्स नहीं किया, सोचा कि ठीक है जाने दो। अब इसी बीच एक दिन जो वो कूड़े वाली गाड़ी होती है वो अंजलि के घर के सामने आती है। अंजलि घर से बाहर निकलती है कूड़ा डालने के लिए, और इसी बीच जो उनके बाजू वाला घर था ना, उस घर में जो मेड काम करती थी वो भी कूड़ा का बाल्टी लेके बाहर निकली थी। अंजलि उस मेड से बोलती है कि मेरे घर पे भी काम कर देंगे आपको जो पैसा लगेगा वो मैं दूंगी। अब जब अंजलि ने मेड से बात बोली तब वो मेड एकदम साफ साफ मना कर देती है कि नहीं दीदी, मैं उधर काम नहीं करूंगी। और ना ऐसे बोलते हुए वो एक टक बस घर की ओर देख रही थी, और देख देख के बार बार अंजलि को बोलती हैं कि दीदी मतलब घर में ठीक है ना सब, अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। अंजलि अब उसको क्या ही रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि दिक्कत तो थी। फिर ये नोटिस करती है कि भाई मेड के चेहरे पे ना एक अजीब सी परेशानी है। वो बोलती है अंजलि को कि दीदी आप कहीं और रूम देख लीजिए, यहाँ तो कोई काम करने नहीं आएगा। और ऐसा बोल के वो मेड घर के अंदर चली गई। अब यहाँ से जैसे जैसे टाइम बीत रहा था भाई अंजलि की तबीयत और ज्यादा खराब होते जा रही है। इस बीच एक दफा पुनीत देर रात ऑफिस से घर लौटे और अंजलि ने जाके गेट खोला। और जब अंजलि ने गेट खोला ना, तब पुनीत बोलते हैं कि मैंने तो बेल भी नहीं बजाया, तुम्हें कैसे पता कि मैं गेट के पास खड़ा हूँ। अब ये लाइन सुन के अंजलि एकदम शॉक, क्योंकि गेट खोलने से पहले अंजलि को 3 बार बेल बजने की आवाज सुनाई दी थी, पर यहाँ वो बेल पुनीत ने नहीं बजाई थी भाई। अब अंजलि यहाँ पुनीत की ओर देखती हैं और बोलती हैं कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम आ रहे हो, इसके लिए मैंने आके गेट खोल दिया। ये क्या करती यार, बार बार बोल रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये सब हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से दम घुट रहा है मेरा। पुनीत ट्रस्ट ही नहीं कर रहा था, तो अंजलि ने सोचा कि मैं फिर से अगर कुछ बोलूंगी फिर से ट्रस्ट नहीं करेगा और फिर हमारे बीच लड़ाई होगी, तो उस क्लैश को अवॉइड करने के लिए ये बात टाल देती है कि नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम आए हो तो मैंने आगे खोल दिया। अब इस घटना के ठीक नेक्स्ट डे पुनीत दोबारा से ऑफिस खत्म करके वापस घर आते हैं। इन लोगों ने साथ में डिनर किया और फिर सोने चले गए। अब जब ये सो रहे थे ना, तब रात के करीब 1:30 बजे इनकी आंख खुलती है दोनों की एक साथ। भाई को इनके घर की बालकनी की विंडो को लगातार पीटे जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई दोनों हथेलियों से खिड़की पे लगातार बैंग कर रहे हैं, और वो पीटने की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा तेज थी कि भाई कोई नॉर्मल इंसान उतनी रफ्तार से अपने हाथ में मूवमेंट नहीं कर सकता। भाई अब जैसे तैसे हिम्मत करके पुनीत उठते हैं और बाहर जाके देखने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन है, पर इनको वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उस विंडो पे अभी भी लगातार बैंग हो रहा था, पर कोई उसके पीछे नहीं खड़ा है। ऐसी कोई तेज हवा भी नहीं चल रही थी कि भाई इतनी जोर से खिड़की से टकराए वो और उससे आवाज निकले। अब ये मंजर देखने के बाद पुनीत को भी समझ आ गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इस जगह पे। पुनीत वापस कमरे में आते हैं और सुबह 4 बजे तक वो आवाज लगातार होती रही। 4 बजे जब आवाज बंद हुई तब ये लोग सोने गए। अगली सुबह जब ये लोग सो के उठे तो भाई जो अंजलि का फेस था ना, वो एकदम पीला पड़ चुका है। पुनीत अभी अपनी बीवी की हालत देख के थोड़ा सा परेशान हुए। ये वापस गए ऑफिस और लगातार मतलब अंजलि को कॉल कर रहे थे कि दवाई ले लेना, खाना खा लेना, मतलब ऐसे दिखा रहे थे कि भाई मैं केयर करता हूँ। अब इस दफ़ा एक दिन जब पुनीत ऑफिस में थे तब इनके कलीग ने बोला कि अरे तुमने घर कहाँ लिया, तुम रूम ढूंढ रहे थे, मिल गया ना रूम तुमको। तब पुनीत बोलता है कि हाँ, वो जो मैडम पहले ऑफिस में काम करती थी ना, उन्होंने अपना घर दे दिया मुझे। अब ये सुन के उनका ऑफिस कलीग एकदम चौंक के बोला कि अरे तुम्हारी इतनी छोटी फैमिली है, छोटा सा बच्चा है, एक बीवी है, इतना बड़ा घर लेके क्या करोगे। तब पुनीत यहाँ थोड़ी देर अपने ऑफिस कलीग का चेहरा देखते हैं और बोलते हैं कि बात बड़े छोटे का है या फिर कुछ और, कुछ है तो बताओ, मेरी वाइफ को उस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब इनका ऑफिस कलीग बोलता है कि एक काम करो भाई, जितनी जल्दी हो सके वो घर खाली कर दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पुनीत यहाँ दोबारा से पूछते हैं कि भाई कुछ है तो प्लीज खुल के बता ना यार। पर यहाँ पता मसला क्या था, वो जो लेडी का घर था ना, वो लेडी बहुत सीनियर एम्प्लॉय रह चुकी है इस कंपनी की, और कोई भी उनके अगेंस्ट ऐसे कुछ बोल नहीं सकता। मतलब जनरली लोग अवॉइड करते हैं उनके बारे में बात करने को, क्योंकि उनका अभी भी कंपनी में स्ट्रांग होल्ड है। जो वहाँ पे टॉप पोजीशंस पे लोग हैं उनसे काफ़ी अच्छी बनती है उस लेडी की। तो उनके दोस्त ने बस इतना बोला कि पुनीत भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरी है, तो बस वो घर खाली कर दे जितनी जल्दी हो सके। अब ये सुनने के बाद जब पुनीत वापस घर आए तब अपनी बीवी से बोलते हैं कि कल ना हम घर देखने चलेंगे।
यहाँ से खाली करना बहुत जरूरी हो गया है। अब अगली सुबह अंजलि सो के उठती हैं और जो इनका रेगुलर रूटीन था उसके हिसाब से ये घर में झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाते लगाते जब ये उस कमरे के अंदर पहुंचे ना जिसकी सीलिंग टूटी हुई है, तो इनकी नजर एक बार उस सीलिंग के ऊपर गई। और भाई ये पाती हैं कि सीलिंग के ऊपर किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। और जो वो पैर का साइज था वो लगभग 2 फीट का है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि कोई राख के अंदर ऐसे चल के आया है और फिर वो राख वाला पैर ऐसे सीलिंग पे लगा दिया उसने। ये कैसे पॉसिबल है भाई किसी नॉर्मल इंसान के लिए? ये तुरंत भाग के गई कमरे में। पुनीत अभी भी सो रहे थे, आज इनका ऑफिस का ऑफ था। ये जाके उठाती है पुनीत को कि यार वो देखो ना कमरे में चल के। और पुनीत जब कमरे में आते तो इन्होंने भी वो चीज़ देखी और ये बोलते अंजलि को कि हम ना आज के आज ही ये घर खाली करेंगे। इन्होंने उसी टाइम पे अपने ऑफिस कलीग को कॉल किया और सारी बात बताई कि अभी हमने ये सब देखा। तब उनके कलीग ने बोला कि भाई एकदम मत रुकना उस कमरे में, तुम एक काम करो मेरे घर पे आके 2-3 दिन रुक जाओ और इस बीच तुम एक दूसरा घर ढूंढ लेना। अब यहाँ कॉल काटने के बाद पुनीत अपनी बीवी को बोलता है कि मेरे कलीग ने ऐसा बोला है, उनके घर पे जाके कुछ दिन रह सकते हैं। तो उनकी बीवी बोलती है कि अरे कहाँ बच्चे और ये सब हम इतना लेके किसी घर जाएंगे, आज आपकी छुट्टी है ना तो हम चल के नया घर ढूंढते हैं और आज ही शिफ्ट हो जाएंगे उधर। अभी पुनीत यहाँ दोबारा अपने ऑफिस कलीग को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें आज ही शिफ्ट होना है, तो क्या तुम हेल्प करोगे रूम ढूंढने में? वो बोलता है कि ठीक है। फिर पुनीत और उनके ऑफिस कलीग निकलते हैं रूम ढूंढने के लिए। अब इनको सेम डे एक 1 BHK फ्लैट मिलता है और वहाँ पर जो ओनर था उसने बोला कि अभी मैं इस घर को पेंट करवा दूंगा, फिर आप लोग 2 दिन के बाद शिफ्ट हो जाइएगा। पर यहाँ पुनीत बोलता है कि नहीं हमें ना आज ही शिफ्ट होना है, आप भले वैसे पेंट करा लीजिएगा, हम एडजस्ट कर लेंगे। अब जितना रेंट का पैसा ओनर ने बोला पुनीत ने तुरंत उठा के उनको वो रेंट दिया, कुछ मोल भाव भी नहीं किया इन्होंने, और फिर ये वापस अपने घर आ गए। अब इसके बाद ये लोग फोन करके एक पैकर्स एंड मूवर्स बुलाते हैं जो कि इनके घर के सामान की पूरी पैकिंग करने लगे। अभी अंजलि बताती हैं कि ये पूरा सामान पैक करके शिफ्ट होते होते शाम के 6 बज चुके थे और इस टाइम तक अंजलि की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि भाई इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। पुनीत इस टाइम पैकर्स एंड मूवर्स वालों के साथ नए घर में सामान शिफ्ट कर रहे थे और चूंकि इनका छोटा मोटा सामान अभी भी घर में था तो अंजलि यहीं घर पे रुक के उसका वेट कर रहे थे कि पुनीत वापस आएंगे तब हम साथ में सारे सामान लेके जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंजलि को खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रही थी इस टाइम, तो ये ना हॉल के अंदर ही एक पतला सा मैट्रेस बिछा के लेटी हुई थी। इनके घर का जो मेन डोर है वो ऐसे ही लगा के रखा था, उसमें कुंडी नहीं लगाई थी इन्होंने। थोड़ी देर के बाद ये मैट्रेस से जैसे तैसे उठ के किचन में जाती हैं पानी पीने के लिए और भाई तभी जो मेन गेट था वो एक तेज हवा के झोंके की वजह से खुलता है और अंजलि देखती है ना कि जिस मैट्रेस पे वो लेटी हुई थी भाई वो हवा में उठ के घर से बाहर निकल गया। ऐसा लगा जैसे घर के अंदर से मैट्रेस उठा के किसी ने बाहर फेंक दिया हो। भाई ये डर के मारे अपने बेटे को लेके घर से बाहर निकलती है और जो उनके घर की बाउंड्री थी वहां पे जाके खड़ी हो जाती है और जैसे वो बाउंड्री के पास खड़ी हुई जो इनके घर का मेन डोर था वो एकदम जोर से बैंग होके बंद होता है। ऐसा लगा कि भाई किसी ने घर के अंदर से इनका गेट बंद किया हो। अब अंजलि की हिम्मत नहीं थी कि भाई दोबारा से अपने घर में जाए अकेले। ये चुपचाप बाउंड्री के पास ही खड़ी रही। अब कुछ देर के बाद सामान शिफ्ट करके पुनीत वापस आते हैं और फाइनली इन लोगों ने घर के अंदर जो बाकी सामान था वो सब उठा के बाहर निकलने लगे। और फाइनली घर के बाहर निकलने से पहले अंजलि घर की तरफ मुंह करके बोलती हैं कि हम लोग अनजान थे, कुछ नहीं पता था यहाँ के बारे में, अब हम कभी दोबारा भूल के भी इधर नहीं देखेंगे। और ऐसा बोल के अंजलि पुनीत और अपने बच्चे के साथ हमेशा के लिए वो घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो जाती है। अब इसके नेक्स्ट डे ये लोग ओनर को कॉल करके बोलते हैं कि हमने आपका घर छोड़ दिया है, आप आके चाबी ले लीजिए। अब ये बात सुन के ना वो लेडी ओनर एकदम भड़क जाती है कि आपको पड़ोसियों ने भड़का दिया है, उसके वजह से आप लोग घर छोड़ रहे हैं। तब पुनीत उस ओनर से बोलता है कि कौन होगा जो अपना इतना सुंदर घर छोड़ के यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाके रहेगा रेंट पे। आपने सिर्फ झूठ बोला है हमसे और हमें सारी बात अब पता चल चुकी है। क्योंकि जब पुनीत ने अपने ऑफिस कलीग को फोन किया था ना सुबह वो घर के सीलिंग पे वो फुटप्रिंट्स देखने के बाद, तब उस टाइम पर कलीग ने बहुत कुछ बताया पुनीत को उस घर के बारे में। सुनिएगा एकदम ध्यान से। उस कलीग ने बताया था कि उस लेडी का और कोई दूसरा घर नहीं है, वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक दूसरे घर में रहती हैं जो कि रेंट का है। पहले वो इसी घर में रहती थी और जब ये उस घर में रहती थी ना तो उनके साथ उनकी एक बेटी और उनका एक दूर का भतीजा रहता था। भतीजे की उम्र करीब 19-20 साल की थी और जब कोविड आया तब आंटी अपनी बेटी के साथ गांव चली गई और वो लड़का अकेले ही घर में रह रहा था। वो लड़का वहां रह के पढ़ाई करता था और जब कोविड का लॉकडाउन लगा तो भाई कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद हो चुके थे और ये उस घर में अकेले रह रहे। और इसी बीच एक दिन उस लड़के ने पंखे में फांसी लगा के सुसाइड
डिलीट कर ली। अब उसके बाद उस लेडी ने जब उस लड़के को कॉल किया तो कॉल नहीं उठाया। 2 दिन ऐसे निकल के उसने कॉल नहीं उठाया, तो भाई लेडी ने अपने एक पड़ोसी को बोला कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा, आप एक बार जाके देखिए अंदर। पड़ोसियों ने घर का गेट तोड़ा तो पाया कि भाई वो तो पंखे से लटक रहा है। इसके बाद उस लड़की की अंतिम क्रिया की गई और फिर जब लॉकडाउन थोड़ा सा ईज हुआ तब आंटी अपनी बेटी के साथ दोबारा से उस घर में रहने आई। और भाई जब ये दोबारा रहने आई ना, उसके ठीक 15 दिन के बाद ये घर छोड़ के अपनी बेटी के साथ नए रेंट वाले घर में शिफ्ट हो गई। उसके बाद से 2-3 किराएदार इस घर में रहने आए, पर कोई भी 15-20 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाया। अब जब पुनीत ने उनको बोला कि आप आके मेरे से चाबी ले लीजिएगा, तब वो लेडी आती हैं और पुनीत बोलते हैं कि हमने जो आपको इतना एडवांस दे रखा था वो वापस कर दीजिए। तब ना वो लेडी पुनीत और उनकी वाइफ से एकदम लड़ने पे आ गई कि आपको बस बरगलाया गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। तब पुनीत ने बोला कि तो आप रेंट पे क्यों रह रही हैं अपना घर छोड़ के। तब वो लेडी एकदम गुस्से में सिर्फ 25,000 रुपए वापस करके वहां से चली गई। अंजलि बताती है कि ठीक है, हमारा पैसा डूबा तो डूबा, उसका हमें गम नहीं है, बस इस बात की तसल्ली है कि भाई उस घर से हमारा पीछा छूट गया। अब जब पुनीत से चाबी लेके वो लेडी दोबारा उस घर के अंदर गई तो वो देखते हैं कि भाई लाइट्स जले हुए हैं, पंखा चल रहा है, पूरा नल खुला हुआ है। तो कॉल करके पुनीत को बोलती है कि एटलीस्ट जाने से पहले ये सब तो बंद कर देते हैं। तब पुनीत बोलते हैं कि हम तो सब कुछ बंद करके आए थे। और भाई पुनीत की ये लाइन सुन के उस औरत ने फ़ोन काट दिया। ये कोई नई बात तो थी नहीं, लाइट का ऑन होना खुद से, पानी खुद से चालू हो जाना। पुनीत इन सब में बिल्कुल भी नहीं मानते थे, पर जो ये घटना हुई उसने पुनीत के दिमाग को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अब ये तो आपने सुनी पुनीत और अंजलि के साथ जो घटना घटी है। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं कि आखिर हमने जो वो लास्ट वीडियो थी छत्तीसगढ़ टू पूरी जगन्नाथ बॉयज स्कूल ट्रिप हॉरर, वो हमने डिलीट क्यों कर दी। तो भाई उस वीडियो में थी रियल फुटेजेस, और वीडियो अपलोड होने के बाद जिसके ऊपर उस स्पिरिट ने अटैक किया था, जिसके ऊपर कब्जा किया था, उसके पेरेंट्स ने, जिन भाई ने हमें वीडियो भेजे थे, विवेक भाई, उनको कॉल करके बहुत भला बुरा बोलने लगे कि तुम मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हो, तुम लोग ऐसे गलत कर रहे हो, ये वो। बहुत इन पे प्रेशर बिल्ड होने लगा। विवेक मुझे ईमेल करके बोलते हैं कि भैया इतना माहौल ख़राब हो गया है ना कि जितने भी फ्रेंड्स मेरे साथ गए थे सबके पेरेंट्स मुझे फ़ोन करके भला बुरा बोल रहे हैं, और मेरे ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड हो गया कि मतलब मैं ये सब सह नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो गया है। अब प्लीज़ वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें वो वीडियो हटाना पड़ा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि यार अब जब भी हम कोई स्टोरी सेलेक्ट करेंगे उससे पहले हम जो सेंडर है उससे पूछेंगे कि भाई हम आपका नाम असली यूज़ करें या कि ना करें, और उसके बेसिस पे ही हम लोग स्टोरी आगे क्रिएट करेंगे। तो यार ये थी आज की पूरी घटना। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।